आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो गाइस हम आज फिर से साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ 2022 के लिए जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अप्रैल को आपको 100% में जरूर मिलने वाला है कुछ ना कुछ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लास्ट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं एक दो जो कि पेपर के लॉन्ग में आने के उनके पूरे चांस हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यानी कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो कौन सी है, ये जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। यानी कि जो क्षारीय विलयन होता है, एक अम्लीय विलयन होता है, एक क्षारीय विलयन होता है। उसने कहा जो क्षारीय विलयन होता है उसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो भाई याद रखना, हमें जो क्षारीय विलयन होता है उसका होता है वो 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। यानी कि जो अम्ल होता है उससे क्या उससे हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। Fe, Zn, Cu या Mg। यानी कि फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, क्यू या मैग्नीशियम। तो कौन सी है, Cu एक ऐसी धातु है जो कि कोई अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। यानी कि जो एसिटिक अम्ल है उसका IUPAC नेम क्या होता है। एसिटिक अम्ल, एंथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ये प्रोपेनोइक अम्ल। तो कौन सा गाइस, एथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम एथेनोइक अम्ल होता है। पांचवा देखिए, यूरेनियम है। यानी कि जो यूरेनियम है उसे हम क्या कह सकते हैं, क्षार धातु होता है, अधातु होता है, रेडियो एक्टिव होता है या गैस होता है। जो यूरेनियम होता है वो हमारा होता है रेडियो एक्टिव। ठीक है। 6 देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी कि जो स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये उपयुक्त सभी। स्वयंपोषी का मतलब है स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक, यानी कि जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं स्वयंपोषी। तो उनके लिए क्या आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, जैसे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये उपयुक्त सभी। देखो आपने पौधों को सुना हो कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा जल भी ग्रहण करते हैं, क्लोरोफिल भी ग्रहण करते हैं और सूर्य का प्रकाश भी ग्रहण करते हैं जब भी में क्या अपना भोजन बनाते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। यानी कि पहले पुष्प होता है, बाद में वो क्या में फल में बदल जाता है। पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो कौन सा है, अंडाशय एक ऐसा है जो निषेचन के बाद पुष्प का पुष्प में क्या होता है, फल में बदल जाता है। वो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, कौन सा होता है, XY, XX, Y या X। देखो गाइस इसका आंसर होता है XY। जो पुरुष होता है उसमें XY होता है और जो वुमेन होती है उसमें क्या होता है, XX होता है। तो उसने हमारे से पूछा है पुरुष में, तो पुरुष में कौन सा होता है, XY होता है। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने दिया समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यानी कि जो हमारा समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 0 होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, -25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण जैसे हमारा शीशा होता है जिसमें हम फेस देखते हैं वो उसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो उसकी क्या होती है, अनंत होती है। आप कितनी भी दूरी तक देख सकते हो उसमें, आप कितनी भी दूर चल जाओ आपको फिर भी दिखाता रहेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात बोलते हैं हवा को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा भी जाता है 1 नंबर में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये मल्टीपल चॉइस में आ जाता है और वैसे भी आ जाता है। 5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो ज़्यादा सब बच्चों को पता है, इसको होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। यानी कि जो हमारी स्वस्थ आँख होती है उसके लिए दूरबिंदु का मतलब है कितनी दूर तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत। गाइस हमारी जो स्वस्थ आँख होती है उससे कितनी दूर का देना हमें देखता ही जाता है। तो इसके लिए जो आंसर होगा क्या होगा, अनंत पर। 12वां क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है। यानी जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक होता है ओम, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर, ये मीटर ओम। क्या होता है इसका आंसर, आपने पढ़ लिया होगा, प्रतिरोध बोलते हैं हमारा आर को, और इसका क्या होता है, इसका होता है ओम। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा।
यानी कि जो विभवांतर और हमारा धारा के बीच जो ग्राफ होता है, हमने देखा भी कौन होता है, सरल रेखा होता है, वृत्त होता है, अर्धवृत्त होता है, लगातार दिशा बदलती रहती है, ऐसा होता है हमारा ग्राफ। जो हमारा धारा होता है, ये क्या होता है हमारा विभवांतर होता है। देखो आपने बिल्कुल सीधा ग्राफ होता है, तो कौन सा होता है, सरल रेखा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, यानी कौन सा जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस या न्यूटन प्रति एम्पियर। तो कौन सा है गाइस, न्यूटन प्रति एम्पियर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, यानी कि जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, एम्पियर, जूल या ओम। ये जूल नहीं होगा, ये होगा जूल, जूल या ओम। तो कौन सा विद्युत होता है, एम्पियर। अब जो हम धारा को मेजर करते हैं वो कहाँ मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। तो गाइस ये हमारे जो थे, ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं जो हमारे लिखने के लिए आते हैं 2 नंबर में, 4 नंबर में क्वेश्चन। तो आज जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया उसे किसे कहते हैं, और उदाहरण देकर समझाना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का तो, जिसमें एक अभिकारक का तो ऑक्सीकरण होता है, यानी कि एक को तो अवशोष कर देता है और दूसरे को क्या होता है, रिलीज कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उसके 2 उदाहरण देने हैं। अम्ल एवं क्षार की, और ये जो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़े पूछे भी गए हैं। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। यानी कि जब हम अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के परिणाम, जब इन दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो हमें एक तो लवण प्राप्त होता है, क्या मिलता है, जल प्राप्त होता है, तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो NaOH किससे करी, HCl के साथ, तो NaCl प्लस H2O मिला, और KOH प्लस HCl की, जब KOH की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोजन क्लोराइड से करी तो क्या मिला, मैं KCl प्लस H2O मिला। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर पढ़ के जाना। देखो दूसरे में, तीसरे में क्या है, पौधे सजीव होते हैं पौधे सजीव होते हैं क्यों, स्पष्ट कीजिए। सजीव का मतलब होता है कि वे भी जीवित होते हैं। तो उत्तर क्या है इसका, पौधे में मनुष्य की तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं मनुष्य की तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्षमता होती है। पौधे मनुष्य की तरह ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो उनकी वृद्धि में सहायक होता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि पौधे भी सजीव होते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं वे मनुष्य की तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्षमता भी रखते हैं। पौधे मनुष्य की तरह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं, जो उनकी वृद्धि करने में क्या होता है, सहायक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं पौधे भी क्या है, सजीव है। सजीव मतलब कि मैं भी एक जीवित है। क्वेश्चन 4 देखो, 4 में क्या कहा, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए उसके क्या कार्य है। लार देखिए आपने, जो लाल होती है उसको बोलते हैं लार, और उसमें हमारा कोई एंजाइम होता है। देखो उत्तर, लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमिलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। तो गाइस आपने देखो, जब आप ज़्यादा रोटी को चबाने लगते हैं तो वो मीठी लगने लगती है, वो किसके कारण होता है, वो लार के कारण ही होता है, उसमें एंजाइम होता है। 5 का देखिए, 5 में क्या है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से क्या तात्पर्य है। लेंस का प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं जो उसका बीच का बिंदु होता है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरणें के समांतर निकल जाती हैं, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। यानी कोई मेरा क्या है, लेंस है, इस पर मेरी कोई लाइट पड़ी और जहाँ कहाँ मिल गई, किसी एक बिंदु पर आगे मिल गई, इसको क्या बोलते हैं, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर। यानी कि इसका लेंस का मुख्य अक्ष कौन होता है, बीच वाला होता है। अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, यानी कि सारी लाइट क्या हो जाएंगी, इससे होकर जाएंगी। प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, यानी कि जो आपतित किरण होती है उनके समांतर क्या होती है, निकल जाती हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। 6 देखिए, नेत्र की समझन अक्षमता से आप क्या अभिप्राय है। यानी जो नेत्र होता है, जो हमारी उसकी अक्षमता होती है, उससे क्या अभिप्राय है। नेत्र की वह अक्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दुरुस्त वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समझन अक्षमता कहलाता है। यानी कि जो हमारी आंख होती है वो हमें दूर का भी देख सकती है और क्या, पास का भी देख सकती है। वही हमारी जो होती है नेत्र की समझन अक्षमता होती है कि दूर को भी देखने की और पास की चीज़ को भी देखने की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें निशान लगाया मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ये सब मैंने प्रीवियस पेपर निकाले जो पेपर में आ सकते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके इनके बिल्कुल लास्ट में ही मैंने हमें तीसरे पेज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आने के 100% चांस है, क्योंकि 2020 में हमारे पेपर नहीं हुए और वो हमारा 2022 में नहीं आया था, 2019 में आया था, तो 100% अब की बार उन क्वेश्चनों के आने के चांस ज़्यादा हैं। तो 7 देखो, एमीटर का क्या कार्य है, इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। एमीटर कौन होता है, जो धारा को मेजर करता है। तो इसका उत्तर ये है, एमीटर परिपथ में धारा मापने तथा वोल्टमीटर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। यानी जो एमीटर होता है वो परिपथ में धारा मापने, मैंने बताया ना आपको, जो धारा को मेजर करता है, हमारा करंट होता है, उसको मेजर करने वाले क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। तथा वोल्टमीटर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जो हमारे दो सिरे होते हैं, तार के एक सिरा ये हो गया, तो इन दोनों तारों के बीच में लगता है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में, जो हमारा एमीटर होता है उसको हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में, यानी कि यहाँ हमारा एमीटर लग गया, ये हमारा तार है, यहाँ क्या लगा दिया हमने, एमीटर लगा दिया। और जो तथा जो वोल्टमीटर उसको समांतर क्रम में लगाते हैं, यानी कि जैसे मैं दूसरा तार जाए तो इसकी बिल्कुल समांतर लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो भाई देखो ये क्वेश्चन जो है ना, बस समझ लो तो मोस्ट है, ये तो बहुत बार पूछा भी जाता है। ओम के नियम लिखिए। ओम का नियम से क्या तात्पर्य है कि ओम का नियम लिखिए। ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्था में जैसे ताप आदि समान रहे, यानी कि किसी भी तारा का ताप जो है वो समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि जो करंट उसमें प्रवाहित होता है, उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती है। यानी कि उसके जो सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर मैंने क्या मान लिया, V मान लिया, तथा उसमें बहने वाली धारा मैंने क्या मान ली, I मान ली, तो विभवांतर बताया ना, विभवांतर समानुपाती होता है किसके, धारा के। तो धारा के क्या होता है, समानुपाती, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती इसका I के। तो V बराबर IR, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध स्थिरांक है, जहाँ प्रतिरोध R क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं प्रतिरोध, तो इसको क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। और गाइस ये जो फॉर्मूला है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखोगे हमारे ऐसे परिपथ वाले चित्र आते हैं क्वेश्चन, ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमें जो सारे सॉल्व होते हैं ज़्यादातर इसी फॉर्मूले से यूज़ होते हैं। ये भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और 2 से 5 नंबर में जरूर आते हैं। देखो लेंज का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सब में क्वेश्चन मिलाऊँ जो आने वाले हैं और पूछे जा सकते हैं। देखो लेंज का नियम, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण बल स्वयं उत्पन्न होता है। यानी कि जो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो बल सदैव उस कारण का विरोध करता है, यानी कि वह बल जिस चीज़ से उत्पन्न हो रहा है उसको क्या करता है, विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं, लेंज का नियम बोलते हैं। ये देखो ये 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन है पूछ लेता है, आ भी जाता है फॉर्मूला। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र में पूछे तो उसका फॉर्मूला कौन सा होता है, F बराबर BIL sin थीटा। देखो ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। एक किरण, और ये जो है ये 4 नंबर से 7 नंबर का है, कम से कम ये कितने हैं, 4 नहीं है 7 नंबर का है। अगर 4 नंबर पूछा तो आपको डायग्राम पूछेगा, अगर 7 में देगा तो आपको उसकी डेफिनेशन भी लिख के दिखानी पड़ेगी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। यानी कि जो एक किरण होता है, जो हमारे सूरज का प्रकाश होता है, वो आकर इस प्रिज्म पर गिरता है, तो उसने क्या कहा, इसके विक्षेपण को समझाइए। देखो ये प्रकाश स्रोत है, यानी कि जो ये क्या है, सूरज से हमारी लाइट आ रही है और ये एक प्रिज्म रखा है, इस पर गिरी, देखो यहाँ पे गिरी और क्या हुआ, अलग अलग उसमें डिवाइड हो गई। ये जो होता है ये आपतन कोण होता है, ये जो आपतित होता है, जो आकर किरण गिरती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और विचलन कोण बोलते हैं जिससे आई और कहीं ऊपर चली गई, यानी कि गिरी यहाँ पर और चली गई इधर को, ऐसे गिरी और चली गई इधर को। तो कितनी रे होती है हमारी सूरज की किरण, देखो एक होती है लाल, एक होती है नारंगी, एक होती है पीले, एक होती है हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। तो जब हम प्रिज्म में गुजारते हैं तो हमें क्या 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर देखो अभी अगर 4 नंबर में आएगा तो सिर्फ इतना पूछेगा, पर अगर उसने यही क्वेश्चन 7 नंबर में दे दिया तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी डेफिनेशन भी लिख के दिखानी पड़ेगी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, इसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इसके डेफिनेशन पूछेगा तो वर्ण विक्षेपण किससे पूछेगा, यदि हम एक पतले छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश को एक कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं। मैंने दिखाया ना आपको, अगर हम प्रकाश को आते हुए, यानी कि ये प्रकाश आया और इसे किससे गुजार दिया, एक प्रिज्म से गुजार दिया, तो गुजारने तो श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी कि जो ये प्रकाश आया और इस प्रिज्म पे गिरा और आकर जो रंगों में डिवाइड है उसको क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं।
वर्ण विक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट होगा जब सूर्य के प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। यानी कि विभिन्न रंगों में क्या होती है, अलग अलग रंगों में विभाजित होती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के प्रकाश के समूह को वर्णक्रम बोलते हैं। भाई इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही आंसर है। तो सिर्फ तुम्हें ये चीज़ याद करनी है, डायग्राम याद करना है। ये 7 नंबर मिलेंगे इसके। अगर डायग्राम बनाओ तो कितने मिलेंगे, सिर्फ 4 नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा उसने श्वसन और ध्यान में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। और अब की बार इसके चांस है, क्योंकि 2020 में अब की बार पेपर नहीं हुए, तो 2021 में भी नहीं हुए, 2022 में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। सॉरी 2021 में नहीं हुए, 2020 में तो हुए थे। देखो श्वसन और ध्यान दोनों में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो इसका फर्स्ट देखो, यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। यानी कि जो हमारे जीवित जीवन में होती है उसकी क्या रासायनिक अभिक्रिया है। यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। 2 क्या है, यह क्रिया सामान्य ताप 25 सेल्सियस डिग्री से 45 सेल्सियस डिग्री पर होती है तथा इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये क्या है, ये क्रिया उच्च ताप पर होती है। ये तो क्या होती है, इतने ताप पर होती है, या तो उच्च ताप ज़्यादा से ज़्यादा ताप पर होती है तथा इसमें उच्च ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तीसरा देखो, ये क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि ये तो एंजाइम की सहायता से होती है और इसमें क्या होता है, एंजाइम की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर ग्लास आयक से किस प्रकार तांबा गिलगित किया जाता है। देखो अथवा ये तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है। ये क्वेश्चन किस टाइप से आता है, इस टाइप से, कॉपर के एक आयस्क का नाम और सूत्र लीजिए। और ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़्यादातर पूछा गया है। कॉपर ग्लास Cu2S, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। कॉपर ग्लास का ये फॉर्मूला है Cu2S। जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लास से क्रिया करके कॉपर धातु बनाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये 2Cu2S प्लस ये किस साथ करो, ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिया, यानी कि ऑक्सीकृत कर दिया 3O2 में। ये जो साइन होता है गर्म करना होता है, नहीं गर्म कर तो क्या बना 2Cu2O और प्लस SO2। और देखो उसने भी कहता है कॉपर के एक आयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो क्या लिखेंगे, ये हमारा दूसरे इसको हो गया, कॉपर का आयस्क क्यूप्राइट तथा सूत्र होता है Cu2O। और ज़्यादातर यही पूछा जाता है, तो बहुत कमी के हिसाब से पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ज़्यादा है वो ये है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हीमोग्लोबिन वाला भी क्वेश्चन आता है और 4 नंबर से कम नहीं आता है। ये कम से कम किस में आता है, 4 नंबर में आता है। तो ये भी क्या हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इसका मुख्य कार्य लिखिए। यानी जो हीमोग्लोबिन होता है सबको पता है हमारे खून में होता है। तो रुधिर का रंग लाल रुधिराणुओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। यानी कि जो हमारे खून का रंग होता है लाल होता है, वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन एक लोहे संयुक्त प्रोटीन है। यानी कि लोहे से क्या, उसमें लोहे भी होता है, उसमें आयरन बोलते हैं, आयरन हमारे शरीर में उसमें होता है। प्रोटीन है जिसमें O2 तथा CO2 के साथ जुड़ने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन O2 कणों को वायु कोशों से प्राप्त कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित होता है और ऑक्सीजन का शरीर के साथ अंगों तक परिवहन करता है। गाइस ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करके जाना। गाइस मैंने ऐसे भी और क्वेश्चन रखे हैं, आप ऐसी वीडियो पाने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके पेपर से पहले आपको 1-2 वीडियो और बताऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इससे पहले वीडियो मैंने 2 वीडियो कराई इसके ऊपर, एक में पेपर सोल्व कराया पुराना पेपर और एक में क्वेश्चन बताए इंपॉर्टेंट। 3 वीडियो जा चुकी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन तीनों वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 15, उदाहरण देते हुए खनिज व आयस्क को स्पष्ट कीजिए। और ये तो क्वेश्चन आपने भी देखा होगा, प्रेस पेपर में भी बहुत बार पूछा जाता है। खनिज किसे बोलते हैं, प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं निम्न यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। यानी कि जो जमीन के अंदर होती हैं वह जो पाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, यौगिक के रूप में पाई जाती है, उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज हमें कहाँ मिलता है, हमें जमीन के अंदर से मिलता है। जो जमीन के अंदर से हमें धातु मिलती है उसको क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। जब उदाहरण कॉपर पायराइट CuFeSO2, कॉपर पायराइट है वो जमीन के अंदर पाया जाता है। देखो आयस्क क्या है, जिन खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, आयस्क कहलाते हैं। यानी कि आयस्क क्या होते हैं, जिसमें हमें कम मेहनत करनी पड़े और आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, खनिज आयस्क बोलते हैं। जिन खनिजों में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो, यानी कि जो खनिज हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं उनमें मिक्स धातु होती है, सोना चांदी सब कुछ क्या होता है, मिक्स होता है तथा उसमें धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो उसमें मिक्स धातु होती है उन्हें आराम से क्या होता है, तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयस्क कहते हैं। और जो होता है हॉर्न सिल्वर AgCl, ये किसका, आयस्क का है। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आता है और 7 नंबर में 100% इसके चांस है आने के।
विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। इसका प्रयोग किस प्रकार के रूपांतरण में होता है। मैंने ये क्वेश्चन अपनी पिछली वीडियो में भी कराया है और मैं आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना आपके लॉग में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, तो आप इसको कर लेना। तो गाइस ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको अभी और वीडियो कराऊंगा ऐसे ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे और को भी मदद मिल सके। गाइस थैंक यू।